हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी, ट्यूटर, मोटिवेटर, राइटर राहुल चौधरी कसना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, हम राजस्थान ज्योग्राफी पर परिचर्चा शुरू करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और यदि आपके एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती और मिनिमम प्रिपरेशन में आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एज ए साइंस के रूप में है। तो ज्योग्राफी को 1 बाय 1 सीक्वेंस है, रिदम्स हैं और सिलसिलेवार एक एक टॉपिक को अपन इसको कंसेप्ट देखेंगे, एक एक टॉपिक के एमसीक्यू देखेंगे और वीडियो के लास्ट में उससे संबंधित जितने भी रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, भले आरएस प्री हो, मेंस हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो चैप्टर लेने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के फिजिकल रीजन्स और उनके बारे में प्री के अकॉर्डिंग भी और मेंस के अकॉर्डिंग भी और अन्य एग्जाम के अकॉर्डिंग भी डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी रहेगा, क्योंकि इसमें जीरो से उनके लिए बताया जाएगा, जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। और जो लोग पहले ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी रहेगा, क्योंकि उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसी क्रम में चलते हैं। आज का चैप्टर है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ राजस्थान। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये अपने चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए भौतिक प्रदेश विज्ञान की किस शाखा में आता है। दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन, भौतिक प्रदेश विज्ञान की किस शाखा में आता है, तो राइट आंसर होगा भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी साइंस, जियोमॉर्फोलॉजी साइंस भू आकृति विज्ञान में आता है। दूसरा, भू आकृति विज्ञान की यदि बात करें तो इसका भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है। और स्थल मंडल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्थल के उचावचों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, स्थल के उचावचों का अध्ययन किया जाता है, स्थल के उचावचों का अध्ययन किया जाता है। अब यहां पे एक वर्ड है उचावच, वो भी अपन डिस्क्राइब करेंगे कि उचावच क्या होता है, उसको भी अपन देखेंगे। तो हमने अभी देखा कि राजस्थान, अपने चैप्टर का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, भौतिक प्रदेश क्या होता है, भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपका जो बनता है यहां से कि भौतिक प्रदेश विज्ञान की किस शाखा में आता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि भौतिक प्रदेश भू आकृति विज्ञान में आता है, जियोमॉर्फोलॉजी साइंस में आता है। और भू आकृति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान का, जियोमॉर्फोलॉजी साइंस का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा अल्बर्ट पेंक, अल्बर्ट पेंक को, अल्बर्ट पेंक को भू आकृति विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, भू आकृति विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तब इसका आंसर होगा लोमान ने। किसने किया था, एक ज्योग्राफर थे लोमान, जिन्होंने 1858 में इस शब्द का प्रयोग किया था। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भौतिक प्रदेश के बारे में कि भौतिक प्रदेश विज्ञान की किस शाखा में आता है, भू आकृति विज्ञान में आता है। भू आकृति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, तो अल्बर्ट पेंक कहलाते हैं। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो लोमान ने इस शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था सबसे पहले। और भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, स्थल मंडल का किया जाता है। और स्थल मंडल में क्या आता है, स्थल के उचावच आते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो समझ लीजिए कि भौतिक प्रदेश किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, भौतिक प्रदेश की इसकी डेफिनेशन क्या होगी। यदि आपको 15 वर्ड्स में लिखना हो कि भौतिक प्रदेश, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तब तक आपके आंसर नहीं निकल के आएंगे। क्योंकि भौतिक प्रदेश क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। तो स्थल के उचावच, स्थल के उचावचों का जब क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, स्थल के उचावचों का जब क्षेत्र विशेष के, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, स्थल के उचावचों का क्षेत्र विशेष के संदर्भ में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, भौतिक प्रदेश कहा जाता है।
तो भौतिक प्रदेश की डेफिनेशन क्या है, अच्छे से देख लीजिए। भौतिक प्रदेश की डेफिनेशन है जब स्थल के उच्चावचों का क्षेत्र विशेष के संदर्भ में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, भौतिक प्रदेश कहा जाता है। जैसे स्थल के उच्चावचों का राजस्थान क्षेत्र विशेष के संबंध में अध्ययन करेंगे तो वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश कहलाएंगे। जब स्थल के उच्चावचों का भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, भारत के भौतिक प्रदेश कहलाएगा। और स्थल के उच्चावचों का जब विश्व के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो विश्व के भौतिक प्रदेश कहलाएंगे। यानी आपके चैप्टर में लिखा होता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, विश्व के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश क्या है, ठीक है, देखिए क्षेत्र विशेष, भारत क्षेत्र है, राजस्थान क्षेत्र है, विश्व क्षेत्र है। क्षेत्र विशेष के संबंध में जब संदर्भ में जब स्थल के उच्चावचों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, भौतिक प्रदेश। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चन सर्च किए हैं या 2 क्वेश्चन आपको सीखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन है भौतिक प्रदेश विज्ञान की किस शाखा में आता है, और दूसरा क्वेश्चन है भौतिक प्रदेश किसे कहा जाता है। ये दोनों आपने सीख लिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक प्रदेश को आराम से आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, अब अपन आगे चलते हैं कि भौतिक प्रदेश में एक वर्ड, यहां पे वर्ड पढ़ा आपने उच्चावच। कौन सा वर्ड पढ़ा, उच्चावच क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए जब भी आप पढ़ते हो उच्चावच, तो उच्चावच को यदि सामान्य भाषा में कहें तो बताओ ऊंची नीची जो स्थलाकृतियां होती है उसे उच्चावच कहा जाता है। ऊंची नीची जो स्थलाकृतियां होती हैं उन्हें उच्चावच कहा जाता है। अब पहला क्वेश्चन, उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए एक होता प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और तीसरा होता है आपका तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अब देखिए प्रथम श्रेणी के उच्चावच में कौन आता है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में कौन आता है और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में कौन आता है। तो प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच में आते हैं, ठीक है, वो होते हैं महाद्वीप और महासागर। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आते हैं महाद्वीप और महासागर, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की यदि बात करें तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में कौन आता है, पर्वत, पठार और मैदान, पर्वत, पठार और मैदान। और आपसे पूछेंगे तृतीय श्रेणी के उच्चावच में कौन आता है, तो आंसर होगा तृतीय श्रेणी के उच्चावच में जलोढ़, खादर, बांगर, जलोढ़, खादर, बांगर, हिमानी, जलोढ़, खादर, बांगर और हिमानी, ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि बताओ प्रथम श्रेणी के उच्चावच किससे बनते हैं। जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है वो किससे बनते हैं, जब आपको होता है गर्म गलित पदार्थ के ठंडे होने से। जब पहली बार पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, गर्म पदार्थ ठंडा हुआ, तो गर्म पदार्थ जैसे ही ठंडा हुआ, गर्म गलित पदार्थ जैसे ही ठंडा हुआ और ठंडे होने से क्या बने, महाद्वीप और महासागर बने, और इसे ही बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कैसे बने, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच बनते हैं अंतर्जात बल से। कौन से बल से, अंतर्जात बल से। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच बोलते हैं अंतर्जात बल। ये क्या होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है, अंतर्जात यानी अंदर, किसके अंदर, भूगर्भ के अंदर, यानी भूगर्भ के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे बल जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन कर देते हैं। पृथ्वी की सतह पर क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे भूकंप, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर क्या कर देता है, परिवर्तन। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन, सुनामी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन। तो अंतर्जात बल किसे कहते हैं, जो पृथ्वी के भूगर्भ में उत्पन्न होते हैं लेकिन सतह पर क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। कैसे, जैसे ज्वालामुखी से पर्वत बनता है, उसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, और सबसे ऊंची चोटी वही किलिमंजारो है जो तंजानिया देश में। इसी प्रकार ज्वालामुखी से पठार भी बनता है। ज्वालामुखी से क्या बनता है, पठार। कब बनता है, जब ज्वालामुखी का, ये देखिए पृथ्वी के अंदर यहां पे पृथ्वी का टेम्परेचर भूगर्भ की ओर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, और 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता है। ऊंचाई की ओर 165 मीटर की ऊंचाई की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान कम होता है, इसे बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। और गहराई की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, और 32 मीटर की ओर गहराई जाने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखिए भूगर्भ की ओर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, और जब यहां पर भूगर्भ में अंदर की ओर जाएंगे तो बताओ यहां पर जो गर्म गलित पदार्थ होता है उसे बोलते हैं मैग्मा। भूगर्भ के अंदर जो गर्म गलित पदार्थ होता है उससे बोलते हैं मैग्मा। और यही मैग्मा जब वापस सतह पर प्रकट होता है तो उसे लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
ये जब सतह पर प्रकट होता है तो इसे क्या कहा जाता है बताओ? लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान गैसें भी निकलती है। क्या निकलती है? गैसें निकलती है, और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य गैसें होती है। और गैस रहित मैग्मा क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। तो देखिए भूगर्भ के अंदर गर्म गलित पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। और मैग्मा के ठंडे होने से वहां पे जो चट्टानें बनती है उन्हें बोलते हैं ग्रेनाइट चट्टानें। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। और लावा के ठंडे होने से यहां पे जो चट्टानें बनेगी उन्हें बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है। अब देखिए यदि मैग्मा और लावा दोनों से भी जो चट्टानें बनती है उन्हें बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। क्यों? पहली बार जो चट्टान बनती है लावा या मैग्मा के ठंडे होने से वो आग्नेय चट्टानें बनती है, इग्नियस रॉक बनती है, या प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। और यदि आपसे पूछेंगे ग्रेनाइट आंतरिक आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है और बेसाल्ट बाहरी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। ये लावा से बनती है और ये मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। अब हमने बात की कि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी दो रूप से निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी दो रूप से, एक तो दरार के रूप में। किसके रूप में बताओ? दरार के रूप में। जैसे यहां से ज्वालामुखी ये जब निकलेगा, ठीक है, जैसे ये सतह पर प्रकट होगा तो ये ज्वालामुखी का मुख है, ये ज्वालामुखी का मुख। और ज्वालामुखी का मुख कहलाता है क्रेटर। क्या कहलाता है? क्रेटर। और ज्वालामुखी का मुख क्रेटर कहलाता है, लेकिन क्रेटर का बड़ा रूप क्या कहलाता है? काल्डेरा। क्या कहलाता है? क्रेटर में जब पुनः विस्फोट होता है तो क्या कहलाता है? काल्डेरा। और क्रेटर में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्रेटर झील। क्रेटर में जब पानी इकट्ठा हो जाता है उसे बोलते हैं क्रेटर झील। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पे कि बताओ ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। ठीक है। अब यहां पे जैसे अपने कहा कि ये ज्वालामुखी का मुख है, तो ज्वालामुखी एक तो दरार के रूप में निकलता है। कैसे निकलता है? दरार के रूप में। तो दरार के रूप में निकलेगा तो एक के ऊपर एक लावा की लेयर बन जाएगी, और इस प्रकार लावा की जो लेयर बनेगी उससे बनेगा पठार। क्या बनेगा? पठार। किस रूप में निकला? जब दरार के रूप में, दरारी उद्भेदन। इसे ज्वालामुखी का कौन सा उद्भेदन बोलते हैं? दरारी। और यदि ज्वालामुखी अचानक से आपको होता है छिद्र के रूप में बाहर निकलेगा लावा। किसके रूप में? छिद्र के रूप में। तो यहां पर पर्वत बन जाएगा, उसे बोले ज्वालामुखी पर्वत है। जब आपको होता है छिद्र के रूप में, किसके रूप में? छिद्रित या केंद्रीय उद्गार। ये छिद्रित या केंद्रीय उद्गार होता है तो इससे पर्वत बनता है। तो ज्वालामुखी से पर्वत भी बनता है और पठार भी बनता है। बाकी पर्वत आपको होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आमने सामने की दो प्लेटें, अभिसारी जब प्लेटों की टक्कर, अभिसारी प्लेटें जो होती है तो उनसे आपको होता है हल्के घनत्व की प्लेट फोल्ड हो जाती है और फोल्डेड माउंटेन का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है। तो हम बात करें पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी से भी हो सकता है। ठीक है, प्लेटों के आपस में टकराने से भी हो सकता है। और यदि हम बात करें जो पर्वतों का निर्माण है वो अन्य प्रकार से भी हो सकता है, जैसे भ्रंश पर्वत। कौन सा पर्वत? भ्रंश पर्वत। और पठार का निर्माण भी ज्वालामुखी से भी होता है। अंतरा पर्वतीय पठार भी होता है, गिरिपदीय पठार भी होता है, और गुम्बदाकार पठार भी होता है। लेकिन वो आगे जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल से देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए आप कि बताओ पर्वत और पठार कौन से बलू से बनते हैं? अंतर्जात बलू से बनते हैं। तो पर्वत और पठार कौन से बलू से? अंतर्जात बलू से बनते हैं। इसलिए पर्वत, पठार और मैदान ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है जो अंतर्जात बलू से होते हैं। अंतर्जात बल ऐसे होते हैं जो भूगर्भ के अंदर उत्पन्न होते हैं लेकिन पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन कर देते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी के उच्चावच किससे बनते हैं? तो तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच बनते हैं बहिर्जात बलू से बनते हैं। कौन से बलू से? बहिर्जात बलू से बनते हैं। और बहिर्जात बल होते हैं जो बाहर उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी की सतह पर ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण। अपर्दन का मतलब कटाव। अपर्दन का मतलब क्या हो गया? कटाव। अपर्दन जल के द्वारा भी हो सकता है और वायु के द्वारा भी हो सकता है, हिमानी के द्वारा भी हो सकता है, समुद्री तरंगों के द्वारा भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा या जल के द्वारा? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो अपर्दन इसी प्रकार होता है अपक्षय। क्या होता है बताओ? अपक्षय। अपक्षय उसे कहा जाता है कि जब चट्टान टूटकर उसी विखंडित होकर उसी स्थान पर विखंडित पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई चट्टान थी और ये चट्टान आपको टूट के इसी स्थान पर क्या होगी? विखंडित पदार्थ इकट्ठे हो गए, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? अपक्षय। तो बताओ अपर्दन में एक स्थान से कहा जाता है दूसरे स्थान पे, तो अपर्दन में गति होती है। तो अपर्दन गतिक क्रिया है। कैसी क्रिया बताओ? गतिक क्रिया है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमानी या समुद्री तरंगों के माध्यम से। लेकिन अपक्षय स्थैतिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? स्थैतिक। उसी स्थान पर चट्टान के टुकड़े गिरकर ठीक है इकट्ठे हो जाते हैं, इसे बोलते हैं स्थैतिक क्रिया। तो अपर्दन और अपक्षय में अंतर क्या है? ठीक है, दोनों ही बहिर्जात बलों में आते हैं, लेकिन अपर्दन में आपको तो गति होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और अपक्षय में गति नहीं होती। यह भी आप ध्यान रखें। और अपर्दन और अपक्षय को सामूहिक रूप से बोलते हैं आच्छादन। अपर्दन और अपक्षय को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? आच्छादन बोलते हैं। ये रीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि अपर्दन और अपक्षय दोनों ही बहिर्जात बलों में आते हैं, इसको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? आच्छादन बोलते हैं। तो अपर्दन और अपक्षय दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? आच्छादन। ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
यदि हम बात करें अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण, अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण का मतलब वापस जमा होना, अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण, यह तीनों की यदि बात करें तो तीनों के तीनों कैसे बल है, बहिर्जात बल है, ठीक है। और अपर्दन से जलोढ़, खादर, बांगर, हिमानी इत्यादि का क्या होता है, निर्माण। तो ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच कैसे बनते हैं, जब गर्म गलित पदार्थ ठंडा हुआ तो महाद्वीप और महासागर बने, वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कैसे बनते हैं, अंतर्जात बलों के कारण बनते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ठीक है, और मैदान, ये आपको द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के उदाहरण है। अंतर्जात बलों के कारण, अंतर्जात बल कौन से होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, इत्यादि। और ये पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाते हैं, असमतल कर देते हैं, ऊपर नीचे उठा देते हैं पृथ्वी की सतह को, यानी उसमें परिवर्तन कर देते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच किससे बनते हैं, बहिर्जात बलों से। बहिर्जात बलों में कौन आते हैं, अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण, ये बहिर्जात बल होते हैं। और बहिर्जात बल क्या काम करते हैं, पृथ्वी की सतह को समतल करने का काम करते हैं। अंतर्जात बल परिवर्तन करते हैं, बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह को समतल करते हैं। अपर्दन क्या है, काटता रहता है, तो समतलीकरण का कार्य करता है। तो अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण ये बहिर्जात बलों में आते हैं और इनके कारण जलोढ़, खादर, बांगर और हिमानी बनते हैं। तो उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रथम श्रेणी के कौन से, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान फिजिकल रीजन्स। देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इनका देखेंगे वर्गीकरण। क्या देखेंगे, वर्गीकरण। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, ठीक है। तो आप चाहे तो आपको यदि आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। तो इसका आंसर है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था 1967 और 68 में किया था। कब किया था, 1967 और 68 में किया था। और किस पुस्तक में किया था, तो इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, राजस्थान का भूगोल। और ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई, एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। और इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। कितने भौतिक प्रदेशों में, 7। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। सर्वप्रथम वर्गीकरण किया, लेकिन सर्वमान्य वर्गीकरण नहीं है, सर्वप्रथम वर्गीकरण तो किया और उनका नाम था ज्योग्राफर का वीसी मिश्रा, ठीक है। कब किया, 1967-68 में किया था। किस पुस्तक में किया, राजस्थान का भूगोल। और ये किसके द्वारा प्रकाशित हुई, एनबीटी, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट के द्वारा। और वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया, तो 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। वो 7 कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए ये आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब हम देखें कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। तो सबसे पहले उन्होंने शुष्क और अर्धशुष्क, जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, उन्हें उस प्रदेश को क्या नाम दिया, शुष्क प्रदेश। क्या नाम दिया बताओ, शुष्क प्रदेश नाम दिया। और जहां 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, उस रीजन को, उस क्षेत्र को उन्होंने अर्धशुष्क नाम दिया। क्या नाम दिया बताओ, अर्धशुष्क नाम दिया। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि देखो यहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, यहां 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है, तो यह है मरुस्थल। ये क्या बताओ, मरुस्थल। तो संपूर्ण मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तब आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा संपूर्ण मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बताओ संपूर्ण मरुस्थल को नहीं, संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब देखिए यदि हम बात करें तो एक तो उन्होंने शुष्क और एक अर्धशुष्क, लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जहां पर नहरों से सिंचाई होती है, उन्होंने उस क्षेत्र को नहरी क्षेत्र नाम दिया। क्या नाम दिया बताओ, इस क्षेत्र को इन्होंने नहरी क्षेत्र नाम दिया।
और यहां पर राजस्थान के ठीक मध्य में एक पर्वत है, वह है अरावली, तो इसे अरावली प्रदेश नाम दिया। क्या नाम दिया बताओ? अरावली प्रदेश नाम दिया। इसी प्रकार यहां पर जयपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ठीक है, इस वाला क्षेत्र जहां पर कृषि की सबसे ज्यादा संभावना है, तो उसको नाम दिया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, इस प्रदेश को नाम दिया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और यहां पे यदि बात देखें, राजस्थान में एक नदी बहती है, चंबल नदी। कौन सी नदी बताओ? चंबल नदी। तो इन्होंने इस क्षेत्र को नाम क्या दिया? चंबल बीहड़ क्षेत्र। क्या नाम दिया बताओ? इस क्षेत्र को धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, उसको क्या नाम दिया बताओ? चंबल बीहड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बताओ? चंबल बीहड़ क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र नाम दिया। इसी प्रकार यहां पे ये आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, इस वाले क्षेत्र को इन्होंने किस नाम से दिया? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिण में तो आ गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और दक्षिण पूर्व वाला पार्ट में आ गया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इस प्रकार उन्होंने वीसी मिश्रा ने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया? 7। पहला कौन सा? शुष्क। दूसरा कौन सा? अर्धशुष्क। तीसरा कौन सा? नहरी क्षेत्र। चौथा कौन सा? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पांचों कौन सा? चंबल बीहड़ क्षेत्र। छठा कौन सा? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और सातवां कौन सा? अरावली प्रदेश। कौन सा? अरावली। इस प्रकार प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करने वाले पहले ज्योग्राफर कौन थे? वीसी मिश्रा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का दूसरा सर्वमान्य वर्गीकरण किसने किया, या दूसरी बार वर्गीकरण किस प्रोफेसर या किस ज्योग्राफर ने किया? तो राजस्थान के ज्योग्राफी के या राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का दूसरा जो वर्गीकरण किया था ए.के. सेन ने। ज्योग्राफर का नाम था ए.के. सेन, 1968। तो आपसे पूछेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का दूसरा वर्गीकरण किसने किया था? ए.के. सेन ने 1968 में। लेकिन ये इतना मान्य वर्गीकरण नहीं है, इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। नेक्स्ट और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है राजस्थान में जो वर्तमान में हम 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, वो किस ज्योग्राफर का आपका क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है? तो आंसर होना चाहिए प्रोफेसर रामलोचन सिंह, सबसे मान्य वर्गीकरण है। तो ये ध्यान रखें, जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर रामलोचन सिंह, प्रोफेसर रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह, प्रोफेसर रामलोचन सिंह। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया? तो इन्होंने मुख्य रूप से, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि 2 मुख्य प्रदेश बताए। कितने बताओ? 2 मुख्य प्रदेश, 2 मुख्य आधार बताए, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गए 2 मुख्य, 3 हो गए आपसे 4 हो गए मध्यम श्रेणी के, और 13 हो गए उप श्रेणी के, 13 हो गए उप श्रेणी के। तो देखिए 2 मुख्य श्रेणी के हैं, 4 मध्यम श्रेणी के हैं और 13 उप श्रेणी के हैं। और ये क्लासिफिकेशन किसने किया? प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। तो दोस्तों यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मध्यम श्रेणी के कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है मध्य अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को मध्यम श्रेणी के रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया? 4 भौतिक प्रदेशों में। और यही वर्तमान में अपन पढ़ते हैं, यही वर्तमान में अपन पढ़ते हैं। तो हम वर्तमान में ज्योग्राफी में किस ज्योग्राफर के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं? तो आंसर है प्रोफेसर रामलोचन सिंह, और इन्हीं का सबसे सर्वमान्य वर्गीकरण माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताओ किस ज्योग्राफर का सर्वमान्य वर्गीकरण माना जाता है? तो सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो किसका है? प्रोफेसर रामलोचन सिंह का। ये इनका सर्वमान्य वर्गीकरण है। सबसे पहले वर्गीकरण तो वीसी मिश्रा ने किया था, लेकिन सर्वमान्य वर्गीकरण किसका है? प्रोफेसर रामलोचन सिंह का। और 2 मुख्य श्रेणी उन्होंने कौन सी डिवाइड की? एक तो मुख्य श्रेणी डिवाइड की राजस्थान और एक राजस्थान का पठार, राजस्थान और राजस्थान का पठार, 2 मुख्य श्रेणियों में डिवाइड किया, और 4 मध्यम श्रेणियां। और ये 4 श्रेणियां वर्तमान में अपन पढ़ते हैं, इसलिए सर्वमान्य वर्गीकरण किसका कहलाता है? प्रोफेसर रामलोचन सिंह का।
ठीक है, तो 3 कंटेंट हमने बताए वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण वीसी मिश्रा ने किया, ठीक है, 1967-68 में। दूसरा वर्गीकरण AK सेन ने किया और तीसरा वर्गीकरण 1971 में किसने किया था बताओ? प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। और यही सर्वमान्य वर्गीकरण है जो वर्तमान में हम पढ़ते हैं, यही वर्गीकरण है, ठीक है। अब चलते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की ओर। वर्गीकरण देख लिया, भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, उच्चावच क्या होते हैं। अब चलते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में। तो देखिए राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है? तब आपका आंसर होगा राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। ये चारों इस्तेलाकृतियां राजस्थान में देखने को मिलती है, ये चारों इस्तेलाकृतियां राजस्थान में देखने को मिलती है। देखिए ये मान लीजिए आपका पर्वत, ये आपका पठार, ये आपका मैदान और ये आपका मरुस्थल। तो देखिए राजस्थान में पर्वत भी है, कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। कौन सा है बताओ? अरावली। राजस्थान में पठार भी है, कौन सा है? हाड़ौती का पठार। राजस्थान में मैदान भी है, राजस्थान के पूर्वी भाग में क्या है? मैदान। और मरुस्थल भी है, राजस्थान के पश्चिम भाग में क्या है? मरुस्थल। तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया? 4। देख लीजिए सबसे ऊपर जो स्थलाकृति होती है वो कौन सी है? पर्वत। सबसे ऊपर जो स्थलाकृति होती है वो कौन सी है? पर्वत। और पर्वत के जस्ट नीचे जो स्थलाकृति है वो कौन सी है? पठार। पर्वत के जस्ट नीचे जो स्थलाकृति है वो कौन सी है बताओ? पठार। और पठार से थोड़ी नीचे स्थलाकृति है मैदान। और मैदान में जब वर्षा नहीं होती है तो किसमें बदल जाता है? मरुस्थल में बदल जाता है। तो राजस्थान में ये चारों स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। राजस्थान में पर्वत भी मिलता है, अरावली पर्वत, पठार भी मिलता है, हाड़ौती का पठार, मैदान भी मिलता है पूर्व में, और पश्चिम में क्या मिलता है? मरुस्थल। इसलिए राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है? 4। कैसे याद रखोगे? पर्वत ऊपर, थोड़ा सा नीचे पठार, उसके नीचे मैदान, और मैदान में जब वर्षा नहीं हो मरुस्थल में डिवाइड हो जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले, जैसे आरएस मेंस लिख रहे हो आप, ठीक है, आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आपके पर्वत सीधा वर्ल्ड ज्योग्राफी में लिखा है, तो आपसे पूछ ले पर्वत क्या होता है और उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को समझाइए, या पठार ज्वालामुखी निर्मित पठारों को समझाइए। अभी पूछा गया था 2018 मेंस में, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वतों को, पठारों को। मैदान पूछा जा सकता है, मैदान की स्थलाकृति पूछी जा सकती है। तो आपको कम से कम बेसिक यहां ये पता होना चाहिए पर्वत किसे कहा जाता है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पठार किसे कहा जाता है, मैदान किसे कहा जाता है और मरुस्थल किसे कहा जाता है, क्योंकि ये आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो 1 बाय 1 एक एक देखते हैं। देखिए यदि हम बात करें, ये जो स्थलाकृति दिखाई दे रही है, यह आपका पर्वत, ये स्थलाकृति क्या है? पठार। ये क्या बताओ? मैदान। और ये आपका मरुस्थल। 4 स्थलाकृतियों के बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले पर्वत के बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे, पर्वत किसे कहा जाता है? तो पर्वत एक क्या है? स्थलाकृति है। पर्वत क्या है? स्थलाकृति। और हमने देखा पर्वत द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में आते हैं, पर्वत पठार द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में आते हैं। तो पर्वत एक क्या है बताओ? स्थलाकृति है। पर्वत का शीर्ष भाग कैसा? देखो शीर्ष भाग इसका नुकीला होता है। पर्वत का शीर्ष भाग कैसा होता है? नुकीला होता है। तो इसका जो शीर्ष भाग है वो कैसा है बताओ? नुकीला। पर्वत का जो शीर्ष भाग है वो कैसा बताओ? नुकीला है। दूसरा, पर्वत के किनारे, जो पर्वत के किनारे होते हैं वो ढालनुमा होते हैं। पर्वत के किनारे कैसे होते हैं? ढालनुमा होते हैं। पर्वत के किनारे कैसे होते हैं? पर्वत के किनारे ढालनुमा होते हैं। तीसरा, पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी होती है? पर्वत की जो औसत ऊंचाई होती है वो 900 मीटर से अधिक होती है। पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 900 मीटर से अधिक होती है, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, ठीक है, ऐसे पर्वत भी है जिनकी ऊंचाई 900 मीटर से अधिक भी है। जैसे हिमालय ले लीजिए, हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, यानी 6 किलोमीटर या 6000 मीटर। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी हिमालय में स्थित है, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माता भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी? हिमालय। औसत ऊंचाई है कितनी? 6000 मीटर। और यहां पे हमने कहा 900 मीटर से ऊंचा पर्वत होता है, ठीक है, और हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर से अधिक है। तो ये इसका अपवाद भी है, ठीक है। सामान्यतः एवरेज 900 मीटर होती है, ठीक है, उससे ऊंची स्थलाकृति होती है, उसे पर्वत कहा जाता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है?
और किस महाद्वीप में है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऊंची तो हिमालय है, लेकिन लंबी पर्वतमाला कौन सी है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, जब भी आपको पर्वत को 15 वर्ड्स में लिखना है, तो पर्वत क्या है, तो पर्वत एक ऐसी स्थलाकृति है जिसका शीर्ष भाग नुकीला होता है, लेकिन किनारे ढालनुमा होते हैं और औसत ऊंचाई 900 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, और एक दो पर्वत के उदाहरण दे सकते हैं। अब पर्वत बनते किससे, यानी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो पर्वत का निर्माण एक तो ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ज्वालामुखी पर्वत, जैसे मैंने बताया था किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो पर्वत का निर्माण चिम्बेराजो, कोटोपैक्सी, ये सारे ज्वालामुखी पर्वत है। तो पर्वत का निर्माण एक तो ज्वालामुखी क्रिया से होता है। एक पर्वत का ज्वालामुखी की कौन सी क्रिया से, तो ज्वालामुखी ध्यान रखना, ज्वालामुखी की कौन सी क्रिया से, केंद्रीय उद्गार से, छिद्रीय या केंद्रीय उद्गार से होता है। और पर्वत का निर्माण अभिसारी प्लेटों के टक्कर से होता है। कौन सी प्लेटों के बताओ, अभिसारी प्लेटों के, यानी दो प्लेटें होती है, जब आमने सामने की टक्कर होती है उसे अभिसारी, और यहां से वलित पर्वत बनते हैं। कौन सा पर्वत बनता है, वलित पर्वत, यानी फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। जैसे अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। तो ये वलित पर्वत क्या होता है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो हल्की घनत्व की प्लेट फोल्ड हो जाती है, हल्की घनत्व की प्लेट क्या हो जाती है, फोल्ड, और फोल्डेड माउंटेन का निर्माण करती है, इसे बोलते हैं वलित पर्वत। और आपको बता दें, पर्वत, यदि आपसे पूछे कि पर्वत निर्माणकारी हलचलें, विश्व में जितने भी पर्वत बने उनको 4 हलचलों में डिवाइड किया गया है, पर्वत निर्माणकारी हलचलें। और पहली हलचल होती है चर्मियन, कौन सी हलचल बताओ, चर्मिनियन हलचल, चर्मिनियन हलचल। दूसरी होती है आपकी कौन सी, कैलिडोनियन हलचल, कौन सी, कैलिडोनियन हलचल। तीसरी कौन सी होती है, हर्सिनियन हलचल, कौन सी, हर्सिनियन। और चौथी हलचल कौन सी होती है, अल्पाइन। ये आरएस मेंस 2018 के पेपर में पूछा था कि पर्वत निर्माणकारी हलचलें कौन कौन सी होती है, और एक एक उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, अरावली हमारा विश्व का प्राचीन वलित पर्वत है, क्योंकि वो चर्मिनियन हलचल सबसे पहली हलचल में निर्माण हुआ था। हमारा विंध्याचल और सतपुड़ा वो किस हलचल में आता है, कैलिडोनियन हलचल में आता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि बात करें, हमारा हिमालय है वो किस में आता है, अल्पाइन हलचल में आता है। तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, क्योंकि बाद में निर्माण हुआ था। आगे जाके इनको डिटेल से देखेंगे। तो पर्वत, वलित पर्वत, यानी जो जब अभिसारी प्लेटों के टक्कर से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रंश पर्वत भी होते हैं, ज्वालामुखी भी पर्वत होते हैं। तो ये पर्वतों के बारे में हमने समझा। अब देखते हैं पठार। तो देखिए, जब भी हम पठार की यदि बात करें तो पठार क्या होता है, तो पठार भी एक स्थलाकृति है। पठार भी एक क्या बताओ, स्थलाकृति है। पठार क्या है बताओ, स्थलाकृति है। और इसका शीर्ष भाग कैसा होता है, तो देखिए, पठार का जो शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है, तो पठार का जो शीर्ष भाग होता है वो बड़ा ही क्या होता है, समतल होता है, सपाट होता है। देखिए, पठार का शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है, समतल होता है। पर्वत का नुकीला होता है, लेकिन इसका कैसा होता है, समतल होता है। दूसरा, इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, पठार की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो 300 से 600 मीटर होती है। औसत ऊंचाई कितनी होती है, 300 से 600 मीटर। और इसकी आकृति कैसी होती है, मेजनुमा। कैसी होती है, मेजनुमा। देख लीजिए इसकी आकृति कैसी होती है, यहां पर आराम से व्यक्ति बैठ सकता है। इसकी आकृति कैसी होती है, मेजनुमा होती है। कैसी होती है, मेजनुमा। तो हम यदि बात करें पठार की, तो पठार किसे कहा जाता है, तो पठार वे स्थलाकृति जिसका शीर्ष भाग समतल है। ठीक है, औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है और इसकी आकृति मेजनुमा है, वो पठार कहलाता है। और अपवाद भी है, 300 से 600 मीटर पठार की औसत ऊंचाई होती है, लेकिन तिब्बत का पठार लगभग 5 किलोमीटर है, तो ये इसका अपवाद भी है। पठार का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। ज्वालामुखी की कौन सी बताओ, दरारी उद्भेदन से। केंद्रीय या छिद्रीय उद्भेदन से तो पर्वत बनते हैं, लेकिन दरारी उद्भेदन से क्या बनता है बताओ, ज्वालामुखी से पठार। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार है, राजस्थान का हाड़ौती का पठार है, वो ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मैदान की। किसकी बात करते हैं, मैदान की। तो आपसे कोई पूछ ले कि मैदान का निर्माण किससे होता है, तो मैदान का निर्माण होता है नदियों द्वारा लाई गए निक्षेपों के जमाव से। जब नदी बहती है तो अपने साथ अवसाद लेके आती है और उनके जमाव से मैदान का निर्माण होता है। तो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से किसका निर्माण होता है, मैदान। नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से मैदान का निर्माण होता है। और मैदान की यदि आपसे औसत ऊंचाई पूछे तो आपसे पूछेंगे 150 से 300 मीटर मैदान की औसत ऊंचाई होती है। ठीक है, और उसके जब मैदान में वर्षा नहीं होती तो मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता है। और राजस्थान के पश्चिम भाग में क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आराम से डिफाइन कर सकते हो 15 वर्ड्स में कि क्या क्या लिखा हुआ है।
देखिए यहां पे हमने कहा कि पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। यदि मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं, मान लीजिए आप सो रहे हो, ठीक है, आप लेटे हुए हो, ठीक है, तो आपका जो नाक है ना, ये नाक है, ये क्या है, पर्वत है। क्यों? नाक नोकीला होता है, सबसे ऊपर होता है, देख लीजिए, तो नाक पर्वत हो गया। ये आपका फोरहेड या ललाट है ना, ये हो गया पठार, पठार समतल होता है। और ये आपके गाल होता है ना, ये गाल क्या हो गया बताओ, मैदान। क्या हो गया बताओ, मैदान। और बुजुर्ग अवस्था में जो गाल होते हैं वो मरुस्थल होते हैं। कैसे हैं? बालू का स्तूप की तरह। तो आपका नाक नुकीला पर्वत हो गया, उसके बाद ये आपका पठार हो गया, फोरहेड या ललाट, ये आपके जो गाल है ये क्या हो गया, आपके मैदान। और बुजुर्ग अवस्था में क्या होते हैं, मरुस्थल की तरह। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। और राजस्थान में 4 स्थलाकृतियां पाई जाती है। अब देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम सबसे पहले किसके अनुसार देखेंगे, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले देखेंगे कि बताओ किस किस के अवशेष माने जाते हैं। तो ये देख लेते हैं। तो अवशेष कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश किस किस के अवशेष हैं, तो उसके अनुसार सबसे पहले देख लेते हैं। तो राजस्थान में एक तो क्या है, पर्वत है, पर्वत से नीचे क्या होता है, पठार, पठार से नीचे मैदान, और मैदान से नीचे क्या होता है, मरुस्थल। तो देखिए राजस्थान में पर्वत है, कौन सा पर्वत है बताओ, अरावली। और ठीक कहां है, मध्य में है, तो हो गया मध्य अरावली प्रदेश। राजस्थान में पर्वत है, कौन सा पर्वत है, अरावली, और कहां है, ठीक मध्य में, तो हो गया मध्य अरावली प्रदेश। राजस्थान में पठार है, पठार कहां है, दक्षिण पूर्व में, कौन सा पठार है, हाड़ौती का पठार। तो है किस दिशा में, दिशा का नाम है दक्षिणी पूर्वी, और यहां पर पठार है तो नाम हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, मैदान की यदि बात करें तो राजस्थान में मैदान है, और राजस्थान का जो मैदान बना है वो किससे बना है, चंबल और बनास नदियों से बना है, चंबल और बनास नदियों से बना है। और भारत के संदर्भ में देखें तो गंगा और यमुना की सहायक नदियों से बना है, क्योंकि गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की चंबल और चंबल की बनास, तो गंगा और यमुना की सहायक नदियों से बना है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और मरुस्थल की यदि बात करें तो राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब यहां से क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, ये किसके अवशेष हैं, ये किसके अवशेष हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अवशेष की यदि बात करें तो पर्वत और पठार दोनों में समानता पाई जाती है। पर्वत और पठार में समानता क्या है, दोनों में पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पत्थर। और पत्थर को यदि मारवाड़ी मतलब भाटे पाए जाते हैं, और भाटे से गोडे फूट जाते हैं, भाटे से गोडे या घुटने फूट जाते हैं। तो पर्वत और पठार में समानता, पत्थर पाए जाते हैं, और पत्थर से क्या फूट जाते हैं, गोडे। तो बताओ ये हो गया गोंडवाना लैंड। क्या हो गया बताओ, गोंडवाना लैंड। तो पर्वत और पठार दोनों किसके अवशेष हैं, गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। ठीक है, मैदान और मरुस्थल की समानता क्या है, दोनों में मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, और मिट्टी बहकर कहां जाती है, सागर और महासागर में। तो ये है 33 सागर, किस सागर में जाती है मिट्टी बहकर, 33 सागर में। तो ये 33 सागर के अवशेष हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन समझाएंगे इसको कि ये गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, 33 सागर क्या होता है, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी में देखेंगे इसको। अभी इतना समझ लीजिए, पर्वत और पठार दोनों में समानता है, पर्वत और पठार दोनों में समानता है। तो पर्वत और पठार दोनों में समानता है क्योंकि दोनों में पत्थर पाए जाते हैं, और दोनों से क्या फूटने की संभावना, गोडे। यानी पर्वत और पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। मैदान और मरुस्थल में मिट्टी बह जाती है, और मिट्टी बहकर कहां जाती है, सागर में, 33 सागर के अवशेष हैं। तो इतना समझ लीजिए, गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन है, पर्वत और पठार। पर्वत का मतलब मध्य अरावली प्रदेश, और पठार का मतलब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष है। मैदान में पूरी मैदानी प्रदेश और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये 33 सागर के अवशेष हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, उत्पत्ति के अनुसार, किसके अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सही क्रम में जमाओ। उत्पत्ति के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सही क्रम में जमाओ। तो राजस्थान में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, तो राजस्थान में सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी पर्वत की। उसके बाद किसकी हुई, पठार की। उसके बाद किसकी हुई, तो आपसे पूछा जाता है कि पठार के बाद किसकी हुई, तो बताओ मैदान की। और मैदान के बाद किसकी हुई, मरुस्थल की। तो आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम में जमाओ। तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई पर्वत, पर्वत का मतलब है अरावली, मध्य अरावली प्रदेश की। पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, मैदान यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश, और मरुस्थल यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। रटना कुछ भी नहीं दोस्तों, मैंने पहले ही समझा दिया, सिखा दिया आपको। सबसे ऊपर पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान होता है, और मरुस्थल। यही उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। सबसे पहले उत्पत्ति पर्वत, कौन सा, अरावली की। दूसरे नंबर पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार। तीसरे नंबर पर मैदान, पूर्वी मैदान। चौथे नंबर मरुस्थल यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ये उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है।
तो ये उत्पत्ति के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सही क्रम में जमाओ। तो सबसे पहले उत्पत्ति पर्वत की, तो ये प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। तो मध्य अरावली प्रदेश कैसा है? प्राचीनतम। और सबसे बाद में उत्पत्ति किसकी हुई? मरुस्थल की। तो इसे बोलते हैं ये नवीनतम भौतिक प्रदेश है। कैसा बताओ? नवीनतम। लेकिन आप कैसे जज करोगे कि ये प्राचीन और ये नवीन है? तो ये ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पता है पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति कितनी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को किस किस में डिवाइड किया गया है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति को 5 एरा, 5 किस में? एरा। और एरा को क्या कहा जाता है बताओ? महाकल्प में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति को 5 महाकल्प में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद होता है इपोज। इपोज का मतलब होता है युग। इपोज का मतलब क्या होता है? युग। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक स्केल आती है भूगर्भिक स्केल। आरएस मेंस के सिलेबस में लिखा है भूगर्भिक स्केल। भूगर्भिक स्केल में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपसे पूछेंगे महाकल्प, तो पूरे पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों में डिवाइड किया गया और हर महाकल्प के अलग अलग युग होते हैं। क्या होते हैं? युग होते हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला जो आपका है उसको बोलते हैं प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक। दूसरा है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। तीसरा है मीसोजोइक। चौथा है सीनोजोइक। और पांचवा है नियोजोइक। नियोजोइक। तो देखिए हम बात कर रहे हैं पैलियोजोइक को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो देखिए हिंदी में नाम याद रखने के लिए आपको मैं सिंपल सा एक तरीका बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहां से शुरू कीजिए पैलियोजोइक। आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, यह ऐसा पढ़ा होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये लिख लीजिए पूरा, ऊपर वाले को छोड़ दें अभी, पूरा जीवी महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प। ये लिख देते हैं मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प। ये लिख देते हैं नवजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प। 3 तो याद हो गए। कैसे? देखिए याद करने का तरीका, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से याद हो गया। पूरा से भी पहले होता है तो ये हो गया आद्यजीवी महाकल्प, आद्यजीवी महाकल्प, आद्यजीवी महाकल्प। और सबसे लास्ट में होता है नूतन। नया का मतलब क्या होता है? नूतन महाकल्प, नूतन महाकल्प। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को कितने महाकल्पों में डिवाइड किया गया है? 5। कितने में डिवाइड किया गया है? 5। अब यदि बात करें अरावली, कौन से बताओ? तो अरावली की उत्पत्ति किस में हुई? प्री पैलियोजोइक में। अरावली की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस महाकल्प में हुई? तो आंसर है प्री पैलियोजोइक महाकल्प में। लेकिन इसके भी कौन से युग में हुई? तो इसका युग है प्री कैम्ब्रियन युग। इसका युग कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन युग। तो ध्यान रखना, अरावली का क्वेश्चन पूछे कि अरावली की उत्पत्ति किस महायुग में हुई, महाकल्प में हुई, तो आपका आंसर होगा प्री पैलियोजोइक महाकल्प में हुई थी, या हिंदी बोले तो आद्यजीवी महाकल्प में हुई थी। लेकिन किस युग में हुई? तो आपका प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। अब देखिए यदि बात करें कि बताओ पठारी प्रदेश की उत्पत्ति, हाड़ौती का पठार, पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किस में हुई थी? तो बताओ मेसोजोइक में, यानी मध्यजीवी महाकल्प में हुई थी। और इसके भी किस युग में हुई? तो आपसे पूछें क्रिटेशियस युग में। कौन से युग में? क्रिटेशियस युग में हुई थी। कौन से युग में? क्रिटेशियस युग में हुई थी। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ मैदान और मरुस्थल किस में बने? नियोजोइक में बने थे, नूतन महाकल्प में। क्या बने थे? मैदान और मरुस्थल। तो बताओ मैदान और मरुस्थल, मैदान और मरुस्थल, पूर्व का मैदान और पश्चिम का मरुस्थल नियोजोइक में बने थे। और इसके भी किस युग में बने? तो प्लीस्टोसीन युग में। किस युग में बने थे? प्लीस्टोसीन युग में। किस युग में बने? प्लीस्टोसीन युग में। यह भी आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए हमने बहुत सिंपल सी बात की कि बताओ राजस्थान में आपको एक और इंपॉर्टेंट, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। तो बताओ पहला अरावली, अरावली किस में बना? प्री पैलियोजोइक में। दूसरा पठार किस में बना? हाड़ौती का पठार, मेसोजोइक में। मैदान और उसके बाद मरुस्थल, ये किस में बना? नियोजोइक में। तो ये सही क्रम है। अब देख लीजिए अरावली को प्राचीन क्यों बोलते हैं? अरावली प्री के सबसे पहले वाले महाकल्प में उत्पन्न हो गई थी। बताओ पठार को दूसरे नंबर पे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेसोजोइक में उत्पन्न हुआ था, और मैदान और मरुस्थल को नियोजोइक में उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार तो राजस्थान में आपको पता है कि सबसे पहले अरावली किस महाकल्प का उदाहरण है? प्री पैलियोजोइक। युग पूछे तो प्री कैम्ब्रियन। हाड़ौती का पठार यानी दक्षिण पूर्वी पठार किस महाकल्प का है? मेसोजोइक का। और युग पूछे तो आपको क्रिटेशियस। मैदान और मरुस्थल नियोजोइक महाकल्प के हैं, और युग पूछे तो प्लीस्टोसीन के हैं। क्या इसके बाकी जो बचे हैं, क्या इनका राजस्थान में उदाहरण नहीं मिलते? क्या इनके राजस्थान में प्रमाण नहीं मिलते? तो दोस्तों पैलियोजोइक के प्रमाण मिलते हैं। कहां मिलते हैं? याद करो, बाप बोल्डर्स। ये महिला परीक्षा में पूछा गया था, बाप बोल्डर्स। बाप बोल्डर्स
जोधपुर में एक स्थान है बाप जोधपुर में, वहां पर गोलाश्मिक चट्टान पाई जाती है। और ये जो बाप बोल्डर्स है, गोलाश्मिक चट्टान पाई जाती है, वो किस युग के हैं, किस महाकल्प के हैं? तो पैलेयोजोइक महाकल्प के हैं। और इसके भी किस युग के हैं? कार्बोनिफेरस युग के हैं। और ये क्वेश्चन महिला प्रेक्षकों में पूछा गया था। अब सोच लीजिए कितनी डिटेल से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऊपर से ज्योग्राफी पढ़ने से कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। आजकल क्वेश्चन आता है बाप बोल्डर्स किस युग में, युग पूछे तो कार्बोनिफेरस, और महाकल्प पूछे तो पैलेयोजोइक। कौन सा बताओ? पैलेयोजोइक। तो राजस्थान में किसके प्रमाण नहीं मिलते? सीनोजोइक के अलग अलग प्रमाण नहीं मिलते, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब लास्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि भारत के कौन से भौतिक प्रदेश हैं, भारत के कौन से भौतिक प्रदेश हैं जिनके प्रमाण राजस्थान में मिलते हैं? भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों के प्रमाण राजस्थान में मिलते हैं? तो देखिए, ये आपका है जो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया। भारत को कितने बताओ? 6 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। यह है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यहां क्योंकि यहां पर हिमालय पर्वत है। कौन सा है? हिमालय। ये जो आपको है, यहां पर आपको मैदान दिखाई दे रहा है क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र से भारत का मैदान बना है। क्यों मैदान बनता है? नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से। तो यह हो गया आपका मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। और यह हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कौन सा हो गया बताओ? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, क्यों? यहां दक्कन का पठार है। और ये जो क्षेत्र हो गया, ये हो गया द्वीपीय प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, चारों ओर जल से घिरे होते हैं द्वीप। और ये जो आपका प्रदेश हो गया, ये हो गया तटीय प्रदेश, पश्चिम तट और पूर्वी तट, तटीय प्रदेश। और ये जो छोटा जो आपको दिखाई थार का मरुस्थल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो ये हो गया मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? मरुस्थलीय। तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है? तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। पहला पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मैदानी प्रदेश, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश, पांचवा तटीय प्रदेश और छठा द्वीपीय प्रदेश। लेकिन मुख्य रूप से कितने? तो मुख्य रूप से 4 ही भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। मुख्य रूप से 4 ही क्यों डिवाइड किया गया है? आपको बता दें कि ये मरुस्थल किसमें कन्वर्ट होता है? मैदान में काउंट कर लेते हैं। मरुस्थल को किसमें काउंट कर लेते हैं? मैदान में। और तटीय और द्वीपीय एक ही है, तटीय और द्वीपीय इन दोनों को एक ही काउंट कर लेते हैं। तो आपका देख लीजिए, पर्वतीय प्रदेश 1, मैदानी और मरुस्थलीय 2, प्रायद्वीपीय 3, तटीय और द्वीपीय 4। इस प्रकार मुख्य रूप से 4, अदरवाइज 6 भौतिक प्रदेशों में भारत को डिवाइड किया गया है। अब आपसे पूछें, भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों के अवशेष राजस्थान में नहीं मिलते? तो देखिए, पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति सीनोजोइक में हुई थी। किसमें हुई थी? सीनोजोइक या टर्सरी, और इसके प्रमाण राजस्थान में नहीं मिलते। तो पर्वतीय प्रदेश के राजस्थान में अवशेष नहीं मिलते। लेकिन जाएगा मैदान और मरुस्थल, इसके प्रमाण राजस्थान में मिलते हैं। क्योंकि मैदान यदि की बात करें तो बताओ, भारत का मैदान किससे बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना है। तो देखिए, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है बताओ? यमुना। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। और चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास। तो बताओ, चंबल नदी क्या केवल राजस्थान का मैदान बनाती है? नहीं, चंबल नदी एमपी से निकलती है, राजस्थान और यूपी तक जाती है। तो चंबल केवल राजस्थान का मैदान ही बनाती है, एमपी और यूपी का बनाती है, यानी भारत, एमपी यूपी भारत में तो है, यानी भारत का भी बनाती है। तो मैदानी प्रदेश के अवशेष कहां मिलते हैं? भारत में, राजस्थान में मिलते हैं। भारत के मैदानी प्रदेश के अवशेष कहां मिलते हैं? राजस्थान में। और भारत का मैदान किससे बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से। लेकिन राजस्थान का मैदान पूछे तो चंबल और बनास नदियों से, चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों से। या एक ऑप्शन और भी आ सकता है, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी है? गंगा की। तो भारत, राजस्थान का मैदान किससे बना है? गंगा और यमुना की सहायक नदियों से, गंगा और यमुना की सहायक नदियों से, ये भी ध्यान रखें। तो राजस्थान का मैदान किससे बना है? गंगा और यमुना की सहायक नदियां, और वो सहायक नदियां कौन सी है? चंबल और बनास। तो ऐसा भी आ सकता है, राजस्थान का मैदान किससे बना है? चंबल और बनास नदियों से। या पूछ सकते हैं कि बताओ, गंगा और यमुना की सहायक नदियों से बना है, ये भी ध्यान रखें। मरुस्थल के प्रमाण, मरुस्थल केवल राजस्थान में नहीं है, गुजरात में भी है, पंजाब में, हरियाणा, तो इसके प्रमाण भी मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, कौन सा बताओ? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, इसके अवशेष भी कहां मिलते हैं? राजस्थान में। कैसे? देखिए, यदि प्रायद्वीप पठार की बात करें तो यह प्रायद्वीपीय पठार, याद करो, राजस्थान में एक पठार है हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। राजस्थान का पठार कौन सा है? हाड़ौती का पठार। अब देखिए,
हाड़ौती का पठार किसका भाग है? मालवा का पठार, जो एमपी में मालवा का पठार। और मालवा का पठार किसका भाग है? दक्कन का पठार, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार किसमें आता है? प्रायद्वीपीय पठार में। किसमें आता है? प्रायद्वीपीय पठार में आता है। तो देखिए हाड़ौती का पठार किसका भाग है? मालवा का पठार। मालवा ऑप्शन यह है तो दक्कन का पठार, दक्कन ऑप्शन यह है तो प्रायद्वीपीय पठार। यानी राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। तो प्रायद्वीपीय पठार के अवशेष भी राजस्थान में मिलते हैं। तटीय प्रदेश के अवशेष राजस्थान में नहीं मिलते, क्योंकि राजस्थान कहीं भी समुद्र से सीमा नहीं लगाता, तो तटीय प्रदेश के अवशेष नहीं मिलते। और द्वीपीय प्रदेश के अवशेष भी राजस्थान में नहीं मिलते, क्योंकि राजस्थान में कहीं भी द्वीप समूह नहीं है जो चारों ओर जल से घिरे हुए हैं। तो राजस्थान में भारत के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों के अवशेष राजस्थान में मिलते हैं? तब आपका आंसर होगा कि भारत के 3 भौतिक प्रदेशों के अवशेष राजस्थान में मिलते हैं। भारत के 3 भौतिक प्रदेशों के 3 कौन कौन सा? एक तो मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि भारत का मैदान जिनसे बना उनसे ही राजस्थान का मैदान बना है। दूसरा मरुस्थलीय प्रदेश के अवशेष, मरुस्थल केवल राजस्थान में नहीं है, भारत के अन्य राज्यों में भी है, ठीक है। और एक प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इन तीनों के अवशेष कहां मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। लेकिन मैदान को यदि मरुस्थल का ही भाग मान लिया जाए, मैदान को यदि मरुस्थल का ही भाग मरुस्थल को यदि मैदान का ही भाग मान लिया जाए तो ये एक ही काउंट होगा, 1, और ये कितना होगा? 2, ठीक है। अलग अलग है तो 3 करना है, अदरवाइज भारत के 2 भौतिक प्रदेश मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, इनके अवशेष कहां मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। अब देख लीजिए, अब हमने मोटी मोटी बातें कर ली। इस चैप्टर में क्या पढ़ा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन है भौतिक प्रदेशों का, तो भौतिक प्रदेश क्या होता है ये सबसे पहले देखा, भौतिक प्रदेश क्या होता है। दूसरा हमने देखा उच्चावच क्या होता है, उच्चावच क्या होता है। तीसरा हमने इसमें पढ़ा कि बताओ ये किस किस के अवशेष हैं, किस किस के अवशेष हैं। एक पढ़ा वर्गीकरण कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का किस किसने वर्गीकरण किया है, पहले बार किसने किया, सर्वमान्य किसका है। फिर हमने देखा कि उत्पत्ति के अनुसार, किसके अनुसार? उत्पत्ति के अनुसार। और फिर देखा भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। अब देखिए, अब वीडियो के लास्ट में, ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यदि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो इसका मतलब ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। और यदि आपसे ये क्वेश्चन के आंसर यदि आप कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले देंगे उनका नाम नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस किया जाएगा। देखते हैं सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर कौन देता है। तो आज के देख लेते हैं इस सेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वमान्य वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, सर्वमान्य वर्गीकरण किसने दिया था। यह आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन माने जाते हैं। यानी अभी हमने बताया था उच्चावच पढ़े थे, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से माने जाते हैं, इनमें से प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपका है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम में जमाएं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्पत्ति के अनुसार, यानी सबसे पहले किसकी हुई बाद में किसकी हुई, उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम में जमाना है। और यह आपके आंसर है, ये आपके ऑप्शन है, उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम में जमाना है। देखते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला आंसर कौन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे शो हो रहा आपको, राजस्थान में निम्न में से किस महाकल्प के प्रमाण नहीं मिलते। ये राजस्थान में किस महाकल्प के प्रमाण नहीं मिलते हैं, ये आपको बताना है। यानी इनमें से कौन से महाकल्प के प्रमाण, 5 महाकल्प पढ़े थे, उनके प्रमाण राजस्थान में नहीं मिलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है आपका वो देख लीजिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। यानी इनमें से कौन से भौतिक प्रदेश हैं जो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, कौन से भौतिक प्रदेश ऐसे हैं जो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। यह आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, बताओ, 5वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करवा देता हूं आपको, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है संरचनात्मक दृष्टि से। यह लेवल असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था अधिनियम सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावचों का हिस्सा है। यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है, यानी भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों के अवशेष राजस्थान में मिलते हैं। तो भारत के एक तो मैंने बताया था मैदान के मिलते हैं, किसके मिलते हैं, मैदान के, और एक प्रायद्वीपीय पठार के। तो एक तो किसके मिलते हैं, उत्तर का व्रत मैदान के, और एक प्रायद्वीपीय पठार, इनके अवशेष का मिलते हैं राजस्थान में। देखिए पर्वत के मिलते हैं क्या, हिमालय के नहीं मिलते। क्या बताओ, तटीय प्रदेश मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्या पर्वत मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो ये 3 ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो गए। आंसर होगा मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के अवशेष
राजस्थान में भी मिलते हैं। ये लेवल असिस्टेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया एग्जाम में, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप, ये भी एग्जाम में पूछा गया आपका, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के बारे में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान का जो धरातलीय स्वरूप है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यह क्वेश्चन आपको बताना है। तो पश्चिमी बालू का मैदान, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो 33 सागर का अवशेष है, मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। ठीक है, तो मैंने बताया मैदान और मरुस्थल दोनों में मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी बहकर सागर में जाती है, यानी ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। दक्षिण पूर्व का पठार, पठार और पर्वत मैंने बताए थे, पठार और पर्वत में पत्थर पाया जाता है जिससे गोडे फूटने की संभावना है, तो पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है, बिल्कुल सही है। अरावली एक वलित पर्वत है, बिल्कुल, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, बिल्कुल आंसर करेक्ट है। और उत्तर पूर्व का मैदान कौन सा? उत्तर पूर्व का जो मैदान है, उत्तर पूर्व का जो मैदान है वो आपको पता सिंधु की नदी द्वारा निर्मित है, बिल्कुल गलत आंसर है, ऑप्शन है सिंधु नदी द्वारा नहीं है। उत्तर पूर्व का जो मैदान है, राजस्थान का जो मैदान है, राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी मैदान है, ये गंगा और यमुना की सहायक नदियों से निर्मित है, या चंबल और बनास नदियों से निर्मित है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, यह आपको 5 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए थे, यह छठा क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है। यह छठा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% क्षेत्र पर फैला है, 61.11% पे फैला है। अरावली प्रदेश 9.60% पे फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.03% पे फैला हुआ है। और चौथा स्टेट है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.37% पे फैला है। यानी कौन सा भौतिक प्रदेश किस किस क्षेत्रफल में फैला है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपन डिस्कस करेंगे। अभी आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, और ये ऑप्शन है आपके। तो देखते हैं 6 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, मैक्सिमम आंसर करेक्ट आंसर कौन दे पाता है, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।